को सेकुलर नजर आता था, देखने वालों को, देखने में वो अंग्रेज से नजर आते थे, लेकिन असल में वो इस्लाम की तलवार थे। और ये राज शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के उस ख्वाब से भी जो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जिसमें की, और हुजूर कायद आज़म को फरमाते हैं मेरा सिपाही है। उसमें कोई शुबा नहीं कि कायद आज़म हुजूर के एक सिपाही है। आमतौर पर हमें यह बताया जाता है कि कायद आज़म सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों के ही इश्यूज पर आपने काम किया और हमको एक पाकिस्तान बना के दिया। ख़वातीन हज़रात, कायद आज़म के बारे में यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर हैं, आप एक पैन इस्लामिस्ट हैं। आपने पूरी उम्मत के हर मसले पर इतने दलेराना और गैरतमंदाना स्टेप्स लिए हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। खासतौर पर उस वक्त भी कि जब पाकिस्तान बना ही नहीं था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुई थी। यानी 1938 में जब मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा है, उस वक्त तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपनी तकदीर का नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है। उस वक्त फलस्तीन का मसला भी खड़ा हुआ था और नजर आ रहा था मुसलमानों को कि बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद अंग्रेज यहूदियों के साथ साजिश करके एक मुसलमानों के कल्ब में एक इसराइल की नाजायज रियासत कायम करना चाहता है। और अंग्रेजों को उस वक्त जब अंग्रेज साम्राज्य कायम है, दुनिया ये कह रही है कि अंग्रेज के साथ मोहतात रवैया अख्तियार करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। उस मौके पर कायद आज़म के जरा अल्फाज मुलाहिजा कीजिए। 1938 के एक इजलास में मुस्लिम लीग के फरमाते हैं, अमंग्स द इमीडिएट इश्यूज वी हैव टू ग्रैपल विद व्हिच मे कम अप बिफोर द सब्जेक्ट कमिटी इज द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। जो हमें इमीडिएट मसाइल जिनका हमने हल करना है मसला, उसका एक बहुत बड़ा मसला कश्मीर का भी, फलस्तीन का भी है। आई नो हाउ डीपली मुस्लिम्स फीलिंग्स हैव बीन स्टेयर्ड ओवर द इशू ऑफ पैलेस्टाइन। मुझे मालूम है कि मुसलमानों के जज्बात किस तरह भड़क उठे हैं फलस्तीन के मसले पे। आई नो मुस्लिम्स विल नॉट शिर्क फ्रॉम एनी सैक्रिफाइस इफ रिक्वायर्ड टू हेल्प द अरब्स हु आर एंगेज्ड इन द फाइट फॉर द नेशनल फ्रीडम। हमें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमान किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे कि अगर उनको अरब मुसलमानों के लिए मदद करनी पड़े, जिसको अपने अरब मुसलमान अपनी आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। यू नो दैट अरब्स हैव बीन ट्रीटेड शेमलेसली। आप हमको ये मालूम है कि अरबों के साथ इंतहाई बेहयाई और बेशर्मी के साथ अंग्रेजों ने मामला सौदा कर दिया। यानी ये बात सोचिए कि 1938 के इजलास में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुई है, पूरी मुसलमानों को यकजा करके फलस्तीन के मसले पर कायद आज़म बात कर रहे हैं और मुसलमानों को मुत्तहिद किया जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों से बात कर रहे हैं, आइंदा हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों और अमेरिकन से किस तरह बात की इस मौजू पे, उस वक्त जब पाकिस्तान बना ही नहीं है, और मुस्लिम इश्यूज को किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं। इसी तरह 1940 के इजलास में जिसमें पाकिस्तान की डिमांड दी जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान बनाना है, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कह रहे हैं, उसी इजलास में अंग्रेजों को धमकी भी दी जा रही है कायद आज़म की तरफ से। अंग्रेजों के लिए सख्त लहजा अख्तियार किया गया है फलस्तीन के मामले में। कायद आज़म फरमाते हैं, इन द कोर्स ऑफ हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ द लीग इन मार्च 1940, Qaid Azam said that the Muslims wanted that the British government should in fact and actually meet the demands of the Arabs in Palestine. मुसलमान दुनिया ये चाहती है कि अंग्रेज हुकूमत मुसलमानों में, फलस्तीन में जो मुसलमानों की डिमांड्स हैं उनको पूरा करे। उन्होंने और भी सख्त अल्फाज में अंग्रेज हुकूमत से इस हवाले से बात की। एड्रेसिंग द मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन इन 1944, कायद आज़म वार्न। कायद आज़म ने यहां पर बड़े ही सख्त अल्फाज 1944 में इस्तेमाल किए। देखिए, अभी आप आजाद नहीं हुए हैं, पाकिस्तान के आप गवर्नर जनरल नहीं बने, 1944 की बात है। उस वक्त आप फरमा रहे हैं, इफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अंडर द प्रेशर ऑफ द पावरफुल वर्ल्ड ज्यूरी। इमेजिन कीजिए, यहां कायद आज़म बराह रास्त यहूदियों से चैलेंज ले रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका का जो सदर है, उसने दुनिया की ताकतवर यहूदी ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कहने पर फलस्तीन में फसाद खड़ा किया तो फिर क्या होगा, जरा सुनिए गौर से। इफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अंडर द प्रेशर ऑफ द पावरफुल वर्ल्ड ज्यूरी commits the blunder of forcing the British government to do injustice to the Arabs in Palestine, this would set the whole Muslim world ablaze from one end to another. He hoped that US will revise its attitude towards Palestine. उन्होंने कहा, अगर ये हिमाकत कर बैठा रूजवेल्ट अंग्रेजों के कहने पर और पावरफुल यहूदी ऑर्गेनाइजेशन से कहने पर, तो पूरी मुसलमान दुनिया में आग लग जाएगी। एक कोने से दूसरे कोने तक हम उठ खड़े होंगे और हमें उम्मीद है कि अमेरिकन तरह होश से काम लेंगे और फलस्तीन के मसले पे वो हिमाकत नहीं करेंगे। इमेजिन कीजिए, ये कायद आज़म फरमा रहे हैं फलस्तीन के मसले पर। आज तक हमारी तारीख में नहीं बताया गया कि फलस्तीन, उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज सिर्फ कायद आज़म थे। पाकिस्तान नहीं बना है अभी, एंड ही इज अ पैन इस्लामिस्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जहां कोई मुस्लिम इशू है, कायद आज़म उस पर बात कर रहे हैं और बड़े एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। कोई इस तरह नहीं जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज करते हैं, शर्मिंदगी और
इजाजत मांग के दुश्मन से कि हम क्या बात करें तुम्हारे हक में, तुम्हारे खिलाफ। कायद आजम उस वक्त जब कुछ नहीं है मुसलमानों के हाथ में, he has emerged as one of the greatest leaders of the 20th century, माशाल्लाह। वही बात, टीपू सुल्तान के बाद मुसलमानों ने इतना अजीम लीडर नहीं देखा। आगे दिखाते हैं कायद आजम ने किस किस मौके पे कहां कहां उम्मत मुस्लिमा के लिए स्टैंड लिया। इसी तरह 1945 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली को एक खत लिखा आपने, कायद आजम ने, और उसमें लिखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रूमन्स रिपोर्टेड पैलेस्टाइन इमिग्रेशन प्रपोजल इज अनवारंटेड, encroaching upon another country, monstrous and highly unjust। देखिए अल्फाज, देखिए कायद आजम इतने शदीद अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो अमरीकियों ने फैसला किया है कि मुसलमान मुल्कों में यहूदियों को आबाद किया जाए फलस्तीन में ले जाके, ये मॉन्स्ट्रस, एक खौफनाक, इंतहाई जालिमाना किस्म का एक कदम है। Any departure from the white paper and Britain's pledge will not only be a sacrilege and a breach of faith with Muslims, India, but an acid test for the British honor. It is my duty to inform you that any surrender to appease jury at the sacrilege of the Arabs would be deeply resented and vehemently resisted by the Muslim world and Muslim India, and its consequences will be most disastrous। यानी अगर यहूदियों को खुश करने के लिए तुमने कोई काम किया तो धमकी कायद आजम अंग्रेजों को उस वक्त ये दे रहे हैं कि पूरे मुस्लिम इंडिया में जो रिजल्ट्स होंगे दिल बी मोस्ट डिजास्टर्स। तुम रोगे उन रिजल्ट्स को जो मुसलमान इंडिया उठ खड़े होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमान फलस्तीन की हिमायत में और यहूदियों के खिलाफ। देखिए कायद आजम वॉज टेकिंग अ हेड ऑन कोलिजन विद द ज्यूज इवन एट दैट टाइम। यहूदियों के खिलाफ इतना सख्त स्टैंड आज भी उम्मत मुस्लिमा के सरबराह नहीं ले पाते जितना 1945 में कायद आजम ने लिया हुआ था। ये कोई सेकुलर आदमी करेगा ये, या एक पैन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी लीडर ये बात करेगा? आइए और सुनाते हैं आपको। इसी तरह जब दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने और अंग्रेजों ने ईरान पर कब्जा कर लिया तो कायद आजम ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और उसको अनप्रोवोक्ड एग्रेशन का, ऐसा जुल्म किया तुम लोगों ने जिसकी कोई मिसाल नहीं है। नहीं, शदीद अल्फाज में कायद आजम ने तनकीद की उसके ऊपर। अगेन याद रखिएगा, ये दूसरी जंग अजीम का वक्त 1945, पाकिस्तान बना भी नहीं है, मुसलमान कमजोर तरीन है इंडिया में। उसके बावजूद कॉन्फिडेंस देखिए उस शेर और दलेर का, उस गैरतमंद मुजाहिद का, कि उस वक्त पूरी दुनिया में जो इशू है, चाहे फलस्तीन का हो, चाहे ईरान पर कब्जा किया जाए, और देखें उसके बाद आपको बताते हैं पाकिस्तान बनने के बाद कायद आजम ने कितने दलेराना स्टेप्स लिए। फलस्तीन के हवाले से तो खासतौर पर हमें महसूस होता है कि वो कायद आजम के दिल के बहुत करीब था, क्योंकि मुसलसल ही वाज स्पीकिंग अगेंस्ट द ज्यूज, यहूदियों और ज़ायनिस्ट के खिलाफ तो वो शदीद बात कर रहे थे। बाकायदा उन्होंने इसराइल की रियासत को कहा कि द डैगर इन द हार्ट ऑफ द मुस्लिम्स, इन मुसलमानों के दिल में खंजर है। एक जगह पे फरमाते हैं, आई स्टिल होप that the partition plan will be rejected, otherwise there is bound to be the gravest disaster and unprecedented conflict. The entire Muslim world will revolt against such a decision. Pakistan will have no other course left but to give its fullest support to the Arabs and will do whatever lies in its power to prevent what in my opinion is an outrage। पाकिस्तान बनने के बाद जब इसराइल का कयाम आ रहा था तो कायद आजम ने इतने शदीद अल्फाज में इस पर तनकीद की, और देखिए यही वजह थी कि डेविड बिन गोरियन जो फाउंडिंग फादर था इसराइल का, उसने पहला काम नसीहत जो अपनी नस्ल को, कौम को की वो ये कि तुम पाकिस्तान से हमेशा दुश्मनी रखना और हर हाल में पाकिस्तान को खत्म कर देना, क्योंकि हमें अरबों से खतरा नहीं है, अब पाकिस्तान से खतरा है। उसकी वजह यही थी कि कायद आजम ने शुरू में ही पाकिस्तान बनने से पहले भी और बनने के बाद भी शदीद तरीन मुखालफत की इसराइल की, और किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि यह कहा कि पूरी मुसलमान दुनिया और खासतौर पर पाकिस्तान पूरी मुसलमान दुनिया का साथ देगा, अरबों का साथ देगा, फलस्तीनियों का साथ देगा इसराइल को तबाह बर्बाद करने में। यह थ्रेट कायद आजम दे चुके हैं। यह थ्रेट हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दिया है, हमारे उन बुजुर्गों लीडर्स ने दिया है जो मुसलमान दुनिया की फॉरेन पॉलिसी उस वक्त मुरतब कर रहे हैं, जो आला तरीन अजीम तरीन इस्लामी रियासत के तौर पर जो पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। मदीने की रियासत है, आज उस खैबर का नाम इसराइल है, मदीना सानी पाकिस्तान, और उसकी बुनियादों में कायद आजम ने ये बात, उसके डीएनए में, इसके खून में ये बात डाल दी थी कायद आजम ने कि पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब ब्रिलियंट, ऑनरेबल, डिग्निफाइड पैन इस्लामिक लीडर कायद आजम। आइए कुछ और मिसालें देते हैं। सिर्फ मसला फलस्तीन नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद हॉलैंड ने इंडोनेशिया पे हमला कर दिया। कायद आजम ने यह फरमाया कि इंडोनेशिया पे हमला नहीं हुआ है, पाकिस्तान पर हमला हुआ है, और हॉलैंड के जो जहाज जो पाकिस्तान के करीब से गुजरा करते थे, कायद आजम ने उन जहाजों को रोक लिया और पूरी मदद की इंडोनेशिया की उस जंग में, जंग आजादी में, और उस एग्रेशन के खिलाफ जो हॉलैंड ने इंडोनेशिया के खिलाफ बर्पा की थी। याद रखिए ये कायद आजम जो पाकिस्तान बनने के 1.5 साल बाद इंतकाल फरमा चुके। पाकिस्तान बनते ही आपने कश्मीर में जहाद का आगाज किया, फ्रंटियर से मुजाहिदीन बुलाए, जो रजाकार दस्ते आपको मिल सकते थे कश्मीर आजाद कराने के लिए आपने आखिरी दम तक जंग की और फरमाया कि कश्मीर हमारी शहरग है। जब लोग, उस वक्त पाकिस्तान का हाल यह था कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं